Yes, hello everyone. Good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, everyone. Good evening to all of you. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? How are you all? How are you all बेटा? How are you all? Just wait for a minute. Just wait for a minute. Right now, I am unable to see your comments. Just wait for a minute. Yes, yes. Now I can see the comment. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening to all of you. So, I hope you all are good. सभी लोग ठीक हैं और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो कैसा रहा गेट का रिजल्ट? कैसा रहा? फाइनली गेट का रिजल्ट आ गया. आई होप सभी लोगों ने चेक भी कर लिया होगा. तो कैसा रहा रिजल्ट एक बार बताएं, शेयर करेंगे. तो आई होप अभी आप सभी लोगों ने गेट 2024 में अपीयर करा होगा. मैं एकदम ठीक हूं बेटा. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. अरे चेक नहीं किया क्या रिजल्ट अभी? ओके, तो रीसो 34.33 मार्क्स. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? तो जैसा भी रिजल्ट रहा, लर्न फ्रॉम योर रिजल्ट्स. और अभी क्या करना, अपने आप को इस रिजल्ट को इम्प्रूव करना है. ठीक है, हो सकता है आपका ये पहला अटेम्प्ट हो, कंप्लीटली आपने प्रिपेयर ना कर पाए, एग्जाम दिया हो, कुछ गलतियां हो गई हो, सिलेबस कंप्लीशन पूरा ना किया हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बट अभी क्या करना आपको, कंसीडर दिस अटेम्प्ट एज द फाइनल अटेम्प्ट, कि अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग हमारा एग्जाम होगा, अब उसके लिए जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट. ठीक है, तो थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है, थोड़ा सा टाइम देके, कि लास्ट ईयर की जो भी प्रिपरेशन रही वहां पर कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं. बहुत बढ़िया, 58.76, वेरी गुड. तो जैसे ही वो चीजें आप एनालाइज करेंगे और फिर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर उस पर काम करना है. ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस है आपको एग्जाम फेस करने का, ये आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो बिल्कुल भी किसी को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, जस्ट ट्राई टू रीस्टार्ट. फिर से एक बार कोशिश करेंगे और अच्छे से रिजल्ट्स लाएंगे, मेहनत करेंगे, लास्ट ईयर की मिस्टेक्स को एलिमिनेट करेंगे. चलिए, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, वी हैव कंप्लीटेड द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट. उसके बाद हम लोगों का जो अगला डिस्कशन हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस, एसएचडी, ओएचडी, आईएचडी और एचएचडी. उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या रखे थे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे. यस, तो वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एसएचडी आल्सो. नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारा था, दैट वाज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. और इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम लोगों ने क्या क्या बात कंप्लीट कर ली थी. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोगों ने सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लिया था. दूसरा टॉपिक था हमारा ट्रांजिशन कर्व, और तीसरा था एक्स्ट्रा वाइडनिंग. ट्रांजिशन कर्व और एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये तीन चीजें हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट करी थी. यस, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करने हैं. तो आई हैव प्रोवाइडेड यू सम क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट.
तो आई होप आप सभी लोगों ने उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो उस पर एक बार आंसर बता देता हूं मैं आपको, और अगर कहीं कोई डाउट क्वेरी है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बट एक बार मुझे कंफर्म कर दो, हैव यू ट्राइड ऑल दोस क्वेश्चन? तो लास्ट ईयर के जो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था सुपर एलिवेशन और ट्रांजिशन कर्व, इससे रिलेटेड मेन क्वेश्चन का डिस्कशन था। क्या पूछ रहे हैं? 20 मार्क्स फ्रॉम एसटी कैटेगरी कट ऑफ क्लियर हुआ है सर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो, कोई बात नहीं। जो भी रिजल्ट है जस्ट एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स, और अभी दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट है, प्रीवियसली भी देखा गया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो पर्सनली अगर मैं बात करूं, जो मेरी जानकारी में है कि 5000 से 2 डिजिट रैंक तक लोग पहुंचे हुए हैं, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 5000 रैंक थी और अगले में उनकी 20 रैंक आ रही, 22 रैंक आ रही, इस तरीके के भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट, ये सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। और थोड़े कम मार्क्स में भी अगर आप मान लीजिए कहीं ज्वाइन भी कर लेते हैं, आपको मान लीजिए मनपसंद आपका आईआईटी एनआईटी नहीं मिलता है, तो वो चीज लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपके लिए फिर पेनफुल हो जाएगी। तो कोशिश ये करिए कि एक बार जो भी रिजल्ट्स है, अगर उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस आपको दिख रहे हैं तो उसको एक बार अच्छे से इंप्रूव करिए, बेस्ट अपना परफॉर्म करिए। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे देन प्लान फर्दर, उसके बाद आगे प्लान कर लीजिए। क्लियर है बेटा? तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना, हैव यू ट्राइड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व और एक्स्ट्रा वाइडनिंग? ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोवाइड किए थे। तो स्टार्ट कर लिया जाए डिस्कशन, अगर ट्राई किया हो तो जस्ट स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर, मैं आपको आपके साथ आंसर शेयर कर दे रहा हूं। अगर कहीं कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंपली कमेंट, वी विल हैव द डिस्कशन ऑन दैट। तो एक बार कंफर्म करो भाई, सवाल लगाएं कि नहीं लगाएं? एनर्जी डाउन लग रही है, एनर्जी डाउन लग रही। क्वेश्चन लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? सच सच बता दो, यस और नो में। हैव यू प्रैक्टिस्ड और ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड? अगर हाँ तो ठीक, ना तो ठीक, एक्सेप्ट कर लो भाई, जो भी है बता दो। टाइम तो काफी मिल गया, सैटरडे संडे का आपके पास टाइम भी था, और आई थिंक 7-8 क्वेश्चन थे जिनको आपको प्रैक्टिस करना था। लगाए हैं क्वेश्चन, वेरी गुड। तो बता क्यों नहीं रहो? चलिए तो आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो सेटबैक डिस्टेंस और वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। जैसा मैंने बताया था, वर्टिकल अलाइनमेंट में वी विल टॉक अबाउट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बाद हम लोग, अच्छा कमेंट थोड़ा लेट आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द कर्व। वर्टिकल कर्व में फर्स्ट वी विल गो फॉर द सबमिट कर्व। सबमिट कर्व का कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं, और देन वी विल गो फॉर द वैली कर्व। वैली कर्व का डिस्कशन करेंगे। तो ये आज का डिस्कशन है, बट बिफोर दैट डिस्कशन अबाउट द क्वेश्चन। तो जस्ट वेट, आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर फॉर द क्वेश्चंस। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहां पर 3 चीजें पूछी गई हैं, सुपर एलिवेशन। अच्छा 3 आंसर आएंगे यहां पर, देखिए ए, बी और सी। तो एक बार मैच करो। पहला पूछा गया सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ द फुल लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज डेवलप्ड। उस केस में सुपर एलिवेशन कितना होगा? ओके, तो ये आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज 1/21.2। 1/21.2 ये आ रहा पहले का आंसर। कह रहे सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, तो ये वैल्यू आ रही 0.917। और तीसरा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में एफ को अपने को कंसीडर नहीं करना होता है, तो यस ये वैल्यू आ जाएगी 0.917। देखो यही आंसर आ रहे हैं क्या? कंफर्म कर देंगे। एक कंसेप्ट क्या लगेगा, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। एक तो ये इक्वेशन यूज होगी जब आपसे एफ पूछा गया है, सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड लेटरल फ्रिक्शन, ये यूज करना पड़ेगा। और E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R।
E equilibrium will be equal to V square upon 127 R. तो these are the equations that are going to be useful for solving this question. तो इनके बेसिस पे ये आंसर आ रहे हैं। और सुपर एलिवेशन को थीटा परसेंटेज 1/n 1:n किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ये आंसर मैच कर रहे हैं, सभी लोग कंफर्म कर देंगे। आर यू गेटिंग द सेम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 3 पार्ट में था ये, तीनों पार्ट के आंसर मैंने यहां पर मेंशन कर दिए, एक बार चेक कर लीजिए। कंसेप्ट भी है वो भी बता दिया आपको। नाउ लेट्स सी द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या पूछा गया है? 75% डिजाइन स्पीड। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन। ओके, तो यहां पर दो वैल्यू है। एफ की वैल्यू आपने निकाली होगी 0.142 और यहां से मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउ कर सकते हैं, दैट वैल्यू वी आर गेटिंग एज 91.5 kmph। ये वैल्यू आ रही है क्या? 91.5 kmph। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन वी विल कंसीडर दैट वैल्यू एज 0। तो अब इसका कंसेप्ट क्या क्या है? ई डिजाइन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। देन वी विल इसको चेक करेंगे, चेक फॉर ई मैक्स। ई मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। देन वी विल गो फॉर द चेक फॉर एफ, और बेस्ड ऑन द ई एंड एफ, जो भी ई डिजाइन और एफ की वैल्यू है उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम अलाउड स्पीड ऑन दिस कंडीशन। उसके बेसिस पे कितनी मैक्सिमम स्पीड हम अलाउ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ई डिजाइन दैट वी आर गेटिंग एंड द बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एफ वी आर गेटिंग। तो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी कैन यूज। तो एक इक्वेशन तो ये लगेगी और दूसरी क्या लग जाएगी? ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और यहां से वी मैक्सिमम हम निकालेंगे, यहां से वी मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे। तो डिजाइन स्टेप्स करे थे। फर्स्ट वी विल गो फॉर द मिक्स्ड कंडीशन, देन वी विल चेक फॉर द ई मैक्सिमम। ई डिजाइन शुड नॉट बी ग्रेटर देन ई मैक्सिमम। देन वी विल चेक फॉर द लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ। एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब ई और एफ दोनों वैल्यू मिल गई उसके बेसिस पे ऑन दिस कर्व ऑफ रेडियस आर व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड दैट वी कैन अलाउ। मैक्सिमम स्पीड हम कितना अलाउ कर सकते हैं दैट वी कैन फाइंड आउट। तो एफ यहां से आ रहा है 0.142 और वी मैक्स की जो वैल्यू आ रही है 91.5 kmph। आई होप यू गॉट द सेम आंसर। आई होप यू गॉट द सेम आंसर बेटा। तो आंसर क्या है, कंसेप्ट क्या है, अप्रोच क्या है, अब सारी चीजें मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपके साथ। ठीक है, बट यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। क्लियर है यहां तक की बात बेटा? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का ये डिस्कशन क्लियर है सभी को? दो चीजें यहां पर फाइंड आउट करनी थी। और अगर ये वैल्यू 0.15 से कम आ रही, दैट मींस दिस वैल्यू वी कैन यूज, दिस वैल्यू वी कैन यूज, इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। नाउ लेट्स सी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोला गया? एन एक्सप्रेस वे 4 लेन। ठीक है भाई। अच्छा, रूलिंग मिनिमम रेडियस, पहला आंसर जो आ रहा है आर, आर एम आर की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू आई एम हैविंग, और ये वैल्यू आ रही है 515.66 मीटर। ठीक है, और दूसरा पूछा गया सुपर एलिवेशन कितना होगा। तो सुपर एलिवेशन ई डिजाइन की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास अवेलेबल है वो आएगी 0.149, नो ई की वैल्यू जो आ रही है दैट वैल्यू वी आर गेटिंग एज 0.07 कंसीडर करेंगे। मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ज्यादा आ रही होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ज्यादा। अच्छा, ई कैलकुलेटेड आ रहा है, ए बी वैल्यू बता देता हूं 0.124 विच इज ग्रेटर देन 0.07। तो वी विल कंसीडर 0.07 ओनली। तो इसको हम लोग 0.07 ही कंसीडर कर लेंगे। कंसेप्ट बताया था ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। वी अगर रूलिंग स्पीड है
और v अगर मिनिमम स्पीड है, दोनों स्पीड के बेसिस पे बात कर लेते हैं, यहां से रूलिंग मिनिमम रेडियस मिल जाएगी और यहां से एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस मिल जाएगी। उसके लिए E और F कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दीज आर द आंसर दैट यू आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। कंफर्म करते रहेंगे, थोड़ा आई थिंक डिले आ रहे हैं आपके कमेंट्स, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आप कमेंट कर देना, कंफर्म जरूर कर देना एक बार, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज गिवन एज 100 मीटर। ओके, तो यहां पर नहीं, द रेडियस, हाँ 100 मीटर, द डिजाइन स्पीड इज 50 kmph। ओके, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो आ रही, दैट वी आर गेटिंग एज 0.089, बट ये ज्यादा नहीं होना चाहिए 0.07 से। दूसरा इन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है, एफ की वैल्यू आ रही 0.087। और तीसरा पार्ट इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के बारे में तो हम लोग को पता ही है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू आई थिंक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फाइंड आउट कर लेना। आई थिंक ये वैल्यू आ रही, चेक करना, 0.024 ये वैल्यू है, ठीक है, चेक कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, पूरा डिजाइन का प्रॉब्लम है ये। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिजाइन। तो इसमें डिजाइन स्टेप्स फॉलो करिए। इसके डिजाइन स्टेप्स, फर्स्ट हो जाएगा ई डिजाइन, देन चेक फॉर एफ, और तीसरा क्या हो जाएगा? चेक फॉर अलाउड स्पीड। ये तीन स्टेप्स का वैल्यू आई थिंक मेरे पास इसमें मिसिंग है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार इसको सॉल्व कर लेना और जो आंसर आए चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कोई आंसर अगर मिसिंग हो तो मेरे से पूछ लेना दोबारा से। अभी मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें पूछा गया था एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू आ रही 0.662 मीटर। 0.662 मीटर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इफ दे आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन, या अगर सवाल में कैम्बर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, ये ध्यान देना। अगर सवाल में कैम्बर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, अब कैम्बर के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें टाइप ऑफ रोड पता होनी चाहिए, और दूसरा रेनफॉल इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैम्बर टेबल। कैम्बर टेबल के बारे में डिस्कशन किया था। सीसी रोड है, थिक बिटुमिनस रोड 2%, 1.7%, थिन बिटुमिनस रोड 2.5%, 2% for the heavy rainfall area and the light rainfall area respectively. Water bound macadam road 3% and 2.5%. Earthen road 4% and 3% वैल्यू। तो मिनिमम सुपर एलिवेशन जो किसी भी रोड पे होगा दैट शुड बी इक्वल टू द कैम्बर, बट क्वेश्चन में कैम्बर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन एज्यूम द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर। और अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन की गई है जिससे आपको पता चल पाए कि यहां पर कितना कैम्बर हम प्रोवाइड करेंगे, इन दैट केस वी विल कंसीडर दैट वैल्यू एज 0। तो फिर हमें 0 वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। दोनों अप्रोच बता दिए, क्लियर है बेटा?
बता दो ये डाउट आपका क्लियर हो गया? क्योंकि एट एनी कंडीशन वी शुड इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज ऑन द रोड। किसी भी सिचुएशन पे हमें रोड पर प्रॉपर ड्रेनेज तो इंश्योर करना ही करना है, बट फॉर दैट दे शुड प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए, और फिर हम कैम्बर की टेबल से उस वैल्यू के बेसिस पे वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा वो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बराबर होगा NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस कैपिटल V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। यहां से टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग मिल जाएगी इन मीटर, यहां से टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग यू विल गेट इन मीटर। तो ये कंसेप्ट था, इसके बेसिस पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर काफी चीजें दे रखी गई है भाई। नेशनल हाईवे ऑन द रोलिंग टेरेन, अच्छा टेरेन कंडीशन भी दी गई है, रूलिंग डिजाइन स्पीड भी दी गई है। फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, ठीक है, तो टोटल विड्थ जो आएगी, टोटल पेमेंट विड्थ ऑन द कर्व W प्लस डब्ल्यू ई की जो वैल्यू आ रही है वो 7.71 मीटर आ रही है। प्लीज डू क्रॉस चेक। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग फाइंड आउट कर लेंगे, और बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विड्थ हमें पता है एज पर IRC, तो टोटल विड्थ विल बी इक्वल टू W प्लस डब्ल्यू ई, एंड दैट फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 7.71 मीटर। सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, बट अब कंफर्म कर देंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ बतानी थी। ठीक है भाई, तीनों क्राइटेरिया से लगाया होगा आपने, तो फाइनल वैल्यू जो आ रही है लेंथ, मैं फाइनल आंसर शेयर कर रहा हूं। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हमारा जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है 51.9 मीटर, और शिफ्ट भी पूछा गया है, शिफ्ट जो आ रहा है वो 0.51 मीटर। तो इसका कंसेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेंथ निकालने के लिए तीन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया, सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया, और इसके बाद हमारे पास क्या थे, इंपीरिकल फॉर्मूला। इसमें से जो भी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, दैट वी विल कंसीडर एज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व और द ट्रांजिशन कर्व। उसी वैल्यू को हम लोग स्पाइरल कर्व की लेंथ कंसीडर करने वाले थे। और शिफ्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, शिफ्ट S विल बी इक्वल टू LS स्क्वायर अपॉन 24R। शिफ्ट वी कैन फाइंड आउट एज LS स्क्वायर अपॉन 24R, where LS is the length of the transition curve that we have just calculated, R is the radius of the circular curve। ठीक है, E design you need to find out based on this condition। E design जो होगा V स्क्वायर अपॉन 225R होगा। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये ध्यान रखना, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन। तो E कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्त। In this question you need to find out first of all value of E design। क्लियर है? बिकॉज जब हम इस सेकेंड क्राइटेरिया को यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द लेंथ, तो फॉर्मूला बेस्ड ऑन द रोटेशन NEW प्लस WE बाई 2 और NEW प्लस WE होगा। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग यू नीड टू फाइंड आउट टू अप्लाई दैट क्राइटेरिया। और फॉर दैट जो यहां पर देखो पेमेंट का रोटेशन भी दे रखा गया है, पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन। कैपिटल N की वैल्यू दे रखी गई है आपको 150, तो E डिजाइन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर आपको विड्थ इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे रखी गई है, तो यहां पर अलग से एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये वैल्यू जो आपको दी गई है वो W प्लस WE की वैल्यू दे दी डायरेक्टली। थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड यू द वैल्यू ऑफ W प्लस WE एज 7.5 मीटर। और व्हेन द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NEW प्लस WE बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज फॉर द सेंटर लाइन रोटेशन। क्लियर है बेटा? और किसी को कोई डाउट है? तो पूरा कंसेप्ट
डिस्कस कर लिया। आर यू गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स? एक बार कंफर्म कर देंगे बेटा, सभी पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? आर यू गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स? एनी डाउट टू एनीवन? तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से क्राइटेरिया लगेंगे, वो डिपेंड करेगा सवाल में क्या क्या डेटा दिया गया है। अब जैसे ये दे दिया गया आपको, तो आपको पता चल गया ना कि वी नीड टू ऑल्सो फाइंड आउट द लेंथ बेस्ड ऑन द सेकेंड क्राइटेरिया। अब अगर ये इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती तो फिर हम ये क्राइटेरिया नहीं लगाते। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि ऑल द क्राइटेरिया वी नीड टू अप्लाई ऑल द टाइम, कि कुछ नहीं दिया तो अपने मन से एज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं करना है। वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, सवाल में जितना बोला गया है, जैसा बोला गया है, अप्रोच आंसर उसी के बेसिस पे हमें देना है। ना कम ज्ञान के नंबर मिलेंगे ना ज्यादा ज्ञान के नंबर मिलेंगे, जो चीज पूछी गई वो उतना ही बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आई थिंक और आपके पास था, यस, डिजाइन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, सेम अप्रोच है, 63.7 मीटर, सेम 63.7 मीटर इसका आंसर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसेप्ट कवर किए थे, उससे रिलेटेड। नाउ लेट्स रिवाइज सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं। इट इज द व्हाट डू यू मीन बाय द सेटबैक डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ही अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का कंसेप्ट रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिस्कशन विल बी ऑन टुमारो, कल इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो, इसकी सेम अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। चलें फिर आगे, बोलो भाई, आगे डिस्कशन किया जाए। चलिए, तो सेटबैक डिस्टेंस क्या है? इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। कोई भी रोड है, उस रोड के सेंटर लाइन से जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तक की जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं टू ऑन द इनर साइड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टी लेन की रोड होगी तो दैट डिस्टेंस वी कैन मेजर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। तो अब यहां पर दो केस आते थे, लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है वो क्या है? व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। सिंपल जियोमेट्री के यूज से आपने सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था, इस एम वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है, हेयर ऑल्सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, कि जो रोड है हमारी वो सिंगल लेन की रोड है या मल्टी लेन की रोड है। तो सिंगल लेन रोड के लिए वी विल हैव द डिफरेंट अप्रोच, और मल्टी लेन रोड के लिए वी विल हैव द डिफरेंट अप्रोच। तो सेम अगर कंटिन्यू करते पहले केस की बात करें, तो दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, एम विल बी इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, और यहां पर अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, दैट वैल्यू वी आर गेटिंग एज साइड डिस्टेंस बाई 2r, वेयर एस इज द साइड डिस्टेंस। और भैया ये कोई भी साइड डिस्टेंस होती थी, ये इट मे बी SSD, इट मे बी OSD, इट मे बी ISD, इट मे बी HSD। R इज द रेडियस ऑफ द कर्व, यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? R इज द रेडियस ऑफ द कर्व, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अल्फा बाई 2, और एक बार जब इस अल्फा बाई 2 की वैल्यू मिल गई, नाउ वी कैन फाइंड आउट द, और ये कंसेप्ट जो था ये वैलिड था फॉर सिंगल लेन। और मल्टी लेन के इसी कंडीशन के मल्टी लेन के लिए हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था D, ये इंपॉर्टेंट टर्म था। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ रोड टू सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। तो ये डिस्टेंस D थी। तो 2 लेन की रोड है, 3 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड है, उसके बेसिस पे
हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट, सर इफ ई इज नॉट प्रोवाइडेड एंड कैम्बर इज गिवन, तब अप्रोच क्या लगेगा? अभी तो बताया बेटा, अगर उन्होंने बोला है कि मिनिमम कैम्बर प्रोवाइड करना है, तो हम लोग मिनिमम कैम्बर जो होता है दैट इज द गाइडलाइन, मिनिमम कैम्बर सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू द कैम्बर। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम के लिए तो अलग अलग कंडीशन देखी रखी थी ना, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, हिली टेरेन कवर्ड विद स्नो, हिली टेरेन नॉट कवर्ड विद स्नो, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया। तो अब सवाल में क्या बोला गया वही तो बोल रहे हैं। अगर सवाल में उन्होंने बोला कि प्रोवाइड फाइंड आउट द रेडियस बाय प्रोवाइडिंग द मिनिमम सुपर एलिवेशन, बाय प्रोवाइडिंग द मिनिमम सुपर एलिवेशन, तो भैया देखेंगे सुपर एलिवेशन से रिलेटेड उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी होगी ना, कैम्बर से रिलेटेड। यस, अगर बोला गया है कि मिनिमम कैम्बर प्रोवाइड करना है, तो किसी भी रोड पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, तो किसी भी रोड पे मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू द कैम्बर, दैट इज द गाइडलाइन। क्योंकि अगर कैम्बर से कम का क्योंकि अगर कैम्बर से कम का स्लोप प्रोवाइड कर दोगे तो देयर विल बी ड्रेनेज इशू, तो फिर ड्रेनेज की इशू आ जाएंगे ना। अब आपसे रेडियस पूछी गई बाय प्रोवाइडिंग नो सुपर एलिवेशन, एनालिटिकली तो पूछ ही सकते हैं ना, प्रैक्टिकली क्या डिजाइन करोगे क्या नहीं करोगे वो बात की बात है, एनालिटिकली तो आपसे पूछ ही सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आपसे पूछा, तो प्रैक्टिकली तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट सवाल तो बन रहा है प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? देखो तो पहले ये फॉर्मूला आपको डी के बारे में मैंने बता दिया था, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये फॉर्मूला आ जाता था जिससे हम लोग निकालते थे इस केस के लिए। अब मैं तुम्हारा डाउट ले लेता हूं फिर आगे चलते हैं। तो भैया आपने बोला था ई इक्विलिब्रियम होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। बताओ प्रैक्टिकली एफ कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसी कोई रोड होगी क्या जहां पर प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो? ऋषभ, प्रैक्टिकली क्या ये कंडीशन पॉसिबल है दैट एफ इज इक्वल टू 0? बट टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव कंसीडर्ड एफ इज इक्वल टू 0 टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को हम डिफाइन ही तभी कर पाए थे जब हम लोगों ने यहां पर लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू को 0 एज्यूम किया था। तो सवाल तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पे बन रहे हैं, और सवाल अगर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का आएगा तो वी नीड टू, भले ही एफ की कोई भी वैल्यू दी गई हो, सवाल में मान लो बताया गया है कंसीडर द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एज 0.15 और पूछ लिया गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, तो वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, उसके बाद भी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वैल्यू, उस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे हम लोग। अभी क्लियर हो गया? तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं कि ऐसा ही होने वाला है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा नहीं कि एक सेट ऑफ रूल बना लिएगा ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, नहीं भैया। गेट का सवाल है, गेट का सवाल है, कंडीशंस बदल सकते हैं ना, एजम्पशंस बदल सकते हैं ना, और गेट में तो बहुत बहुत फ्रीक्वेंट ये चीज होती है। मोस्टली जो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चलो इस पे बात कर लेते 2 मिनट। जैसे आप आरसीसी अभी पढ़ेंगे, सोम पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर लो, सॉइल मैकेनिक्स की आप बात कर लीजिए, एफएम की बात कर लीजिए, हाइड्रोलॉजी की बात कर लीजिए, इरिगेशन की बात कर लीजिए, कोई ना जो फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, वी आर डिराइविंग ऑल दोज फॉर्मूलाज अंडर सर्टेन एजम्पशंस। हर फॉर्मूले की, हर थ्योरी का जो डेवलपमेंट करते हैं आप, वो किसी ना किसी एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? अब होता क्या है, देखो तुम्हें मैकेनिज्म बताता हूं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये गेम चलता है।
ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जब आप कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, आपने कंसेप्ट कैसे सीखा कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक फॉर्मूला था, उसको डिराइव करने के लिए हम लोगों ने उस कंसेप्ट में कुछ एजम्पशंस लिए थे, मान लो 3 एजम्पशंस लिए थे, और उसके बेसिस पे हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिल गया। हमने क्या करा, रट लिया इस फॉर्मूले को, ठीक है। और ये मैं किसी एक टॉपिक को यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये हर जगह वैलिड है। अब गेट वाले यही खेलते हैं, ये भी तुम्हें बता दे रहा हूं, थोड़ा सा एनालाइज करना। अब जब गेट में सवाल आएगा ना तो कंसेप्ट सेम रखेगा, जो भी कंसेप्ट आप यहां पे डिस्कस कर रहे थे ये सेम कंसेप्ट पे सवाल बनेगा। तुम्हें पता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम याद करे बैठे हो, बट नाउ दे आर गोइंग टू चेंज इन एजम्पशन। इनमें से कोई एक एजम्पशन, 2 एजम्पशन इन्होंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब जब ये एजम्पशंस चेंज हो जाएंगे तो दिस रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू वैलिड फॉर द गिवन क्वेश्चन। मानते हो कि नहीं? अगर ये सेम एजम्पशंस होते तो ये सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल होता। अगर ये सेम एजम्पशंस वैलिड होते तो ये सेम फॉर्मूला भी वैलिड होता, और इसके बेसिस पे जो हम आंसर निकालते वो भी वैलिड होता। और अब क्या करेंगे, उन्होंने एजम्पशन को तो चेंज कर दिया है, लेकिन जो पहला ऑप्शन होगा वो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला होगा। पहला ऑप्शन जो दिया जाएगा आपको वो स्टैंडर्ड एजम्पशन के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं। क्योंकि भाई तुमने तैयारी के दौरान पीवाईक्यू भी लगाए थे, तो पहले तो सब ऐसे ही सवाल आ रहे थे, जितने भी सवाल अब तक लगाए थे एजम्पशंस पे ध्यान ही नहीं गया, तो खट से फॉर्मूला उठाया, वैल्यू डाली, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, जो कि गलत होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूले याद करने से काम चल जाएगा, और स्पेशली गेट में तो नहीं चलेगा। स्पेशली गेट में केवल फॉर्मूला, अगर आपने उसके पूरे कंसेप्ट की मैकेनिज्म को नहीं समझा कि ये चीजें क्यों आ रही, कैसे आ रही, किन कंडीशंस पे आ रही हैं, इसीलिए कहते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा होनी चाहिए गेट के लिए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। ये गेट का तुम्हें क्या अप्रोच है, क्या माइंडसेट है, गेट अपने एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो केवल फॉर्मूले से गेट में काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है समझ में आ गया होगा। अब जिसने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया वो तो कहेगा लो ऑप्शन ए सही है, मार्क कर दो। नंबर मिलने चाहिए थे +2, मिल गए माइनस के 0.66। हाँ, तो ये है कहानी। तो पहले गेट की इच्छाओं को तो समझो। गेट की इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे हो तुम, गेट क्या चाह रहा है तुमसे ये नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, ये तो वही वाली बात होगी कि गेट कह रहा हमको खाना है एप्पल, हाँ, तुम उसको खिलाए पड़े ऑरेंज, खा लो बड़ा अच्छा टेस्ट है। अरे कह रहा हमें खाना ही नहीं भाई, हमें एप्पल ही खाना है। तुम उससे कह रहे हो नहीं ऑरेंज खा लो, ऑरेंज ज्यादा फायदेमंद है, ऑरेंज का टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, नहीं चाहिए उसको। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस दिन ये खेल समझ जाओगे ना, जिस दिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझ जाओगे, 50% एग्जाम क्रैक है, मानो मेरी बात को। 50% आपको उस एग्जाम में सफलता मिल चुकी है अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एग्जाम का पैटर्न क्रैक हो जाता है, लास्ट के 2 महीने में पढ़ के रैंक ले आएंगे। और अगर अप्रोच नहीं क्लियर है तो 1.5 साल 2 साल 3 साल कंसेप्ट वही है, चाहिए एप्पल, लिए ऑरेंज घूम रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, और हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। जब तुम्हें यह फर्क समझ में आने लगे ना कि सेम कंसेप्ट से गेट में किस लेवल के सवाल बन रहे हैं, ईएससी में किस लेवल के बन रहे हैं, स्टेट एई और जेई में किस लेवल के बन रहे हैं, जब ये डिफरेंसेस क्लियर होने लगे तो समझ लेना सही डायरेक्शन में तुम्हारी तैयारी चल रही है।
मतलब तुम सवाल देख के कमेंट कर पाओ कि सवाल एक गेट का है कि ईएससी का। तुम्हें अगर ना भी बताया जाए तो तुम यू शुड बी इन सच अ पोजीशन कि आप इतना आपने प्रैक्टिस, इतना आपने रिवीजन या इतने कंसेप्ट को ध्यान से समझाओ कि आप सवाल देखकर बता दो कि हाँ इसका लेवल ये है, ये गेट का सवाल है, या ये ईएससी का सवाल है, ये स्टेट एई और जेई का सवाल है। इसके लिए तुम्हें एक एग्जांपल बताते हैं। आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट, तुमने देखा होगा पेंटिंग पेंटिंग अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कोई आर्ट आर्ट का सेंस नहीं है, जो कि सत्य है। अब मेरे सामने किसी आर्टिस्ट ने मान लो पेंटिंग बनाई अलग अलग, हाँ, ये मान लो सबसे महान आर्टिस्ट हैं जो अपने समय के, उन्होंने बनाई है। ये थोड़ा उनसे कम महान है और ये सबसे कम महान है। तीन अलग अलग लोगों की पेंटिंग रख दी गई। हमको आर्ट का कोई सेंस है नहीं, हमको आर्ट की एबीसीडी नहीं पता है। हमें क्या इनमें तीनों में कुछ खास डिफरेंस समझ में आएगा? सही से बताओ। When I will see all three paintings and अगर मुझे उसका कंसेप्ट बेसिक कुछ भी नहीं पता है तो हमारे लिए तो सब एक ही जैसे है ना। यस और नो? कौन सी पेंटिंग क्या मैसेज देना चाह रही है, हम तो उसको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। बताओ हाँ या ना। और अगर हमारी जगह कोई दूसरा हो जिसको उसकी सेंस हो, तो वो पर्सन जो होगा वो उसमें क्लियरिटी, उसके कंसेप्चुअल क्लियरिटी के बेसिस पे चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएगा, मीनिंग समझ पाएगा। यस और नो? हमारे लिए तो सब एक ही जैसी हो जाएंगी। तो सेम है एग्जाम के साथ भी, है डिफरेंस है, रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है। उसको एक बार डिकोड करने की कोशिश करिए। फिर जिस समय भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, आपको साथ साथ ये भी समझ में आने लगेगा कि हाँ यार इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है, कहां पर वेरिएशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम पेपर बनाने के लिए बुला लिए जाओगे, बट कहीं ना कहीं हद तक चीजों को आप समझ पाएंगे। और करना क्या, एग्जाम में क्वेश्चन को डिकोड ही तो करना है। एग्जाम हॉल में जब पेपर देने जा रहे हो, उस 3 घंटे में जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, एग्जामिनर ने क्या माइंडसेट के साथ उन क्वेश्चन को फ्रेम किया है, अगर वो डिकोड कर लेगा तो तुम्हारे नंबर है, तुम्हारी रैंक है। नहीं डिकोड कर पाए तो अगले साल फिर से पेपर देंगे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो माइंड गेम चल रहा है ये। तुम्हारे और तुम्हारे एग्जामिनर के बीच में क्या चल रहा है? ये माइंड गेम चल रहा है। समझ रहे हो? समझ लो, अच्छा ही है, समझ लोगे तो। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब यहां पर देखो, यहां पर दूसरा केस भी है, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन देयर आर वेरियस assumptions बेस्ड ऑन द नेक्स्ट केस व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है कि आप बोल रहे हैं स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व। तो प्रैक्टिकली हम लोग अगर स्ट्रेट और सर्कुलर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो भाई कितने डिस्कंफर्ट हो रहे थे, ये हमने ऑलरेडी ट्रांजिशन कर्व में डिस्कस कर लिया है। तो हमें स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में ट्रांजिशन कर्व तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। चलिए, तो उसके ये केस 1 के बेसिस पे के सवाल है, तुम्हें पता है इसका क्या करना है। चलो अगला सवाल देखो, ट्राई करना है एक बार, अलग अलग केस के लिए होगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वर्टिकल अलाइनमेंट। अब बात होगी ग्रेडियंट की। जरूरी नहीं कि जहां पर भी हम लोग रोड बना रहे हैं वो सभी पॉइंट्स का लेवल सेम हो। किसी पॉइंट का लेवल ऊपर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। किसी पॉइंट का एलिवेशन जो है, लेवल जो है वो कम भी हो सकता है। इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर ग्रेडियंट हो सकता है, स्लोप हो सकता है, और वहां पर हम व्हीकल को सेफली और कंफर्टेबल कंडीशन में मूव कराने के लिए वहां पर प्रोवाइड करते हैं कर्व्स, जिनको अब हम लोग बोलने वाले हैं वर्टिकल कर्व्स। 2 तरीके के कर्व्स के बारे में बातचीत करेंगे, एक होगा हमारा सबमिट कर्व, दूसरा होगा वैली कर्व। बट बिफोर दैट जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। रोड के केस में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट। आप सभी लोग जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन ग्रेडियंट।
अंडर द मोस्ट कॉमन कंडीशन, अंडर द मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन, जो किसी भी रोड पे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, डिजाइन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ग्रेडियंट होगा। आईआरसी ने इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन भी बताई थी कि जो आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है ये 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर के बराबर होता है। तो वॉट एवर कैम्बर वी हैव प्रोवाइडेड बिटवीन, इट वाज द स्लोप बिटवीन द क्राउन एंड द एजेस ऑफ द रोड। और अभी जो आप ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड बात कर रहे हैं। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है कि अगर आपको किसी रोड के लिए कैम्बर पता है तो हम डायरेक्टली रूलिंग ग्रेडियंट पता लगा सकते हैं, एंड इट विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट दैट वी वांट टू डिजाइन और प्रोवाइड फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। अब हर जगह हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर पाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन द साइट कंडीशन रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने के लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करनी है या जो लागत हमारी आ रही है वो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन गो फॉर द लिमिटिंग ग्रेडियंट। हम लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं जो कि रूलिंग ग्रेडियंट की के इतना तो कंफर्टेबल नहीं होगा। बट वाई वी आर सेलेक्टिंग द लिमिटिंग ग्रेडियंट, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट। अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है एज कंपेयर टू द लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो कॉस्ट फैक्टर को कंसीडर करते हुए ऐसी सिचुएशन में हम लिमिटिंग ग्रेडियंट के साथ भी जा सकते हैं। अगला है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। नाम में ही लिखा है एक्सेप्शनल। पहली बात तो चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करना पड़े, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट, बहुत ज्यादा स्लोप है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होने वाला, सबसे कंफर्ट कंडीशन सबसे कम होगी यहां पर। बट समटाइम्स वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो कभी अगर ऐसी साइट में रिस्ट्रिक्शन है कि जहां पर हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वहां पर हम लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट भी डिजाइन कर सकते हैं विद सर्टेन गाइडलाइंस। जैसे गाइडलाइन में आईआरसी ने क्या बोला कि अगर कहीं आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहले तो ये मेक श्योर करिए कि एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बाद दोबारा कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बाद फिर मामला एकदम प्लेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटिन्यूएशन में आपने क्या रखा है, एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बाद दोबारा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया। नहीं, इन दैट केस व्हीकल विल एग्जॉस्ट एंड इट कैन क्रिएट द सेफ्टी इशू। पहली गाइडलाइन लिमिटिंग लेंथ ऑफ द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है कि किसी क्रिटिकल लेंथ भी जिसको आप बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा का एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आईआरसी का क्राइटेरिया था कि 20 kmph की स्पीड लॉस जब हो जाए तो जितनी भी लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने 3 तरीके ग्रेडियंट की। और अगला आता था हमारा मिनिमम ग्रेडियंट। भैया किसी भी हालत में, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अब स्लोप की बात हो रही है, किसी भी डायरेक्शन बता दिया तुम्हें, किसी भी डायरेक्शन में अगर बात करें, किसी भी कंडीशन में हमें मिनिमम ग्रेडियंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा फ्रॉम द ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसा भी रीजन हो, कैसा भी टेरेन हो, हर रोड पे आपको एक मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो मिनिमम ग्रेडियंट हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन इंश्योर द ड्रेनेज। देखो फॉर एग्जांपल अगर ये रोड थी, ये तुमने कैम्बर प्रोवाइड किया था, कैम्बर की वजह से पानी यहां तो आ गया, साइड्स में तो आ गया, अब ये पानी अपने आप थोड़ा निकल जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाटर के मूवमेंट के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द मिनिमम ग्रेडियंट, इसलिए हम लोग मिनिमम ग्रेडियंट ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो सीमेंट कंक्रीट की जो ड्रेन अगर है तो मिनिमम ग्रेडियंट कितना होगा एज पर आईआरसी 1 in 500, और अर्थन ड्रेन के लिए वैल्यू कितनी होगी 1 in 200, 1 in 200। तो ये चारों हो गए ग्रेडियंट। बताओ सारे पॉइंट रिवाइज हो गए तो एक बार कंफर्म कर दो। सारे पॉइंट अगर क्लियर हैं यहां तक तो एक बार कंफर्म कर दो। ग्रेडियंट चारों रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। द डिस्कशन अबाउट ऑल द 4 ग्रेडियंट्स इज क्लियर टू एवरीवन।
और अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता था यहां पर, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता था ग्रेडियंट की टेबल। तो मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए हमें आईआरसी ने एक टेबल दी है। हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया ग्रेडियंट इन वैल्यूज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट हो जाती है टेबल ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्यों? जैसे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में अगर कहीं आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ रहा, मान लीजिए कौन सा ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट जो प्लेन और रोलिंग टेरेन में होगा वो 3.3% से ज्यादा नहीं होगा। अगर लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 5% से ज्यादा नहीं होगा, और अगर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 6.7% से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको ये टेबल में बता दिया गया है एज पर आईआरसी कि योर प्रोवाइडेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन दीज वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये टेबल याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है। अगला जो डिस्कशन आता था दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंट है। आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यहां से सवाल देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। अब ये किस कंडीशन पे, इसका कंसेप्ट क्या होता था कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर ग्रेडियंट भी है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, तो व्हीकल को दोनों चीजें एनकाउंटर करनी, दोनों चीजें फेस करनी, ग्रेडियंट के इफेक्ट से भी फाइट करना है और हॉरिजॉन्टल कर्व जो है उसको भी ओवरकम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम व्हीकल के कंफर्ट को हम मेंटेन रख पाए जब ग्रेडियंट भी है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, तो आईआरसी ने क्या बोला कि एक काम करो, ऐसी सिचुएशन में आप चाहें डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो भी ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करना चाह रहे तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट व्हीकल इजिली उस कंडीशन से ओवरकम हो पाए। किस कंडीशन से? जहां पर ग्रेडियंट है और साथ साथ वहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो उस कंडीशन में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कंपनसेशन ऑन द ग्रेडियंट टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब वो ग्रेड कंपनसेशन हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आईआरसी ने यह भी बता दिया कि ग्रेड कंपनसेशन परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। मतलब इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट वी विल कंसीडर एज द ग्रेड कंपनसेशन। इनमें से मिनिमम वैल्यू को हम लोग एज ए ग्रेड कंपनसेशन वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, यस और नो? अगर हमें ग्रेड कंपनसेशन पता चल गया है तो नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो फिर हम कंपनसेटेड ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन परसेंटेज। तो ये होगा बेटा रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। क्या होगा ये? रूलिंग ग्रेडियंट इन परसेंटेज माइनस ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो आपको ध्यान रखनी है और यहां पर होता है खेल। आईआरसी ने बोला कि ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, ग्रेडियंट भी है, तो वहां पर आप ग्रेडियंट को रिड्यूस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट एक लिमिट से ज्यादा ग्रेडियंट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो वो लिमिट, वो वैल्यू क्या बताएगी कि वी नीड नॉट टू रिड्यूस आवर ग्रेडियंट बियॉन्ड 4%। दैट मीन्स कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होगा वो 4% से कम हमें नहीं करना है। कहां तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? we can reduce our gradient to 4%. We need not to reduce the gradient beyond 4%. This is the very important criteria as per IRC. तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। As suggested by IRC, grade compensation is not applicable for the gradient flatter than 4%. अगर कोई ग्रेडियंट आपका 4% या उससे कम है तो फिर उसके लिए ग्रेड कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा कंसेप्ट था रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। ये प्यारा सा सवाल है जिससे आपको पता चल जाएगा हाउ वी कैन अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट्स। तो क्वेश्चन एक साथ आप ट्राई करेंगे एज योर होम असाइनमेंट। तो भाई दो बातें कर ली। ये देखो सवाल दिए गए, ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो एक बार कंफर्म कर दो, ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन, दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरीवन।
सभी लोग एक बार लिख देंगे, कंफर्म कर देंगे अगर डिस्कशन सभी को क्लियर है। कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। तो नॉन स्टॉप, हाँ, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। क्लियर है सभी को? चले फिर आगे बातचीत करें। तो आई होप आप लोग के पास अपने नोट्स हैं, सभी लोग नोट्स लेके बैठे हुए। तो नोट्स को भी एक बार रेफर करते रहिए, फॉलो करते रहिए। सर बार्क की एग्जाम थी कल, ट्रांसपोर्टेशन सब आपने करवाया वही था, सारे क्वेश्चन इजी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार पढ़ लोगे अच्छे से, एक बार कंसेप्ट कवर कर लोगे, सिलेबस मैं वही तो बोलता हूँ, टेक्निकल एग्जाम की अगर बात करें तो अगर एक बार आपने अच्छे से अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया, फिर कोई भी एग्जाम दो सब सवाल हो जाते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। बार्क का पेपर हो गया, कल था? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलें फिर आगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द कर्व। तो सबसे पहले समझते हैं कर्व के हालात क्या होते हैं। एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा, तो वहां पर हम लोग ये जो कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कर्व को हम लोग प्यार से बोलते थे सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व। अब ये जो ग्रेडियंट्स हैं, इनकी वजह से ये जो एंगल होता था, इसको हम लोग बोलते थे डेविएशन एंगल। सबमिट कर्व के केस में ये जो डेविएशन एंगल होगा, इट इज गोइंग टू बी द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड। ये जो आपने ग्रेडियंट दोनों प्रोवाइड किए हैं, इनका एल्जेब्रिक डिफरेंस की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट दिस डेविएशन एंगल एन। इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे पीवीआई, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ करेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि सबमिट कर्व की क्या 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 करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मिलेगा तो भी सबमिट कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2। सिमिलरली एक निगेटिव ग्रेडियंट अगर दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो वहां पर दोनों ही तरीके के कर्व बन सकते हैं। देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व एज वेल एज देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व। फिर वहां पर आपको इन दोनों ग्रेडियंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू कनेक्ट। अब प्लस माइनस या माइनस प्लस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो या प्लस माइनस है तो सबमिट कर्व बनेगा, माइनस प्लस है तो वैली कर्व बनेगा। जब दोनों ग्रेडियंट का नेचर सेम है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं, दोनों अगर निगेटिव हैं, तो वहां पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें उन दोनों ग्रेडियंट को कंपेयर करना है। जैसे यहां पर दोनों पॉजिटिव थे तो सबमिट कर्व बन गया, अभी दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो वहां वैली कर्व बन जाएगा, बट ये कंडीशन नहीं मैच करेगी। यहां पर N1 ज्यादा है N2 कम है तो सबमिट कर्व बन रहा है। अब N1 कम कर दो, N2 ज्यादा कर दो, तुरंत यहां पर वैली कर्व बन जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्लियर है सभी को? सिमिलरली विद द निगेटिव, और अगर एक जीरो ग्रेडियंट एक निगेटिव ग्रेडियंट होगा तो वहां पर भी सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे भी थ्योरेटिकल सवाल आपके एग्जाम में आते हैं रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कर्व। कब किस केस में सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा, कब किस केस में वैली और सैग कर्व का फॉर्मेशन होगा, इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं सर। एक बार और लो, देखो एक एग्जांपल से दोनों क्लियर कर देते हैं। देखो ये है सबमिट कर्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और ये वैली कर्व के बारे में कर रहे हैं। आगे आता है लेकिन चलो कोई बात नहीं।
पहले हम देखते हैं पहली कंडीशन, जब N1 भी पॉजिटिव है प्लस N1% इज गोइंग टू कनेक्ट विद द प्लस N2%। ठीक है, तो देखो N1 जो है, ये लो, ये कंडीशन सही है, प्लस N1% है और ये प्लस N2% है, दोनों ही जगह ग्रेडियंट है, प्लस N1% और ये भी पॉजिटिव का N2%। लेकिन अगर N1 और N2 में कंपेयर करें तो डायग्राम की हेल्प से क्लियरली दिख रहा है कि N1 इज ग्रेटर देन N2। कंफर्म करो बेटा, बोथ आर द पॉजिटिव ग्रेडियंट, बट हेयर N1 इज ग्रेटर देन N2। तो यहां पर जो कर्व आप प्रोवाइड करेंगे, दैट कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये जो कर्व होगा कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये कर्व कैसा है, दिस इज गोइंग टू बी द सबमिट कर्व, दिस इज गोइंग टू बी द सबमिट कर्व और द क्रस्ट कर्व, जैसे आप बोल सकते हैं। जरा फिर से देखो कंडीशन, प्लस N1% इज गोइंग टू कनेक्ट विद द प्लस N2%। सिचुएशन लेकिन अब बदल चुकी है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। प्लस N1% है और ये प्लस N2% है, डायग्राम की हेल्प से क्लियरली दिख रहा है N2 इज ग्रेटर देन N1 है। देखो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव ग्रेडियंट यहां पर भी है, लेकिन N2 जो है वो ज्यादा है N1 से, और ऐसी सिचुएशन में जो कर्व हम प्रोवाइड करेंगे वो होगा वैली और सैग कर्व, वो होगा वैली और सैग कर्व। ये बताना चाह रहा था कि जब दोनों ग्रेडियंट का नेचर सेम हो तो फिर हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कौन सा स्लोप ज्यादा है कौन सा स्लोप कम है, क्योंकि सेम नेचर के ग्रेडियंट में दोनों ही तरीके के कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने, दोनों ही तरीके के कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है। देखो, सेम इज कंसेप्ट इज वैली एप्लीकेबल फॉर द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑल्सो। अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया बेटा? नाउ द डिस्कशन इज क्लियर, यस और नो? नाउ द डिस्कशन इज क्लियर, यस और नो? एनी अदर डाउट टू एनीवन? ठीक है, तो अब जरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर होगा कर्व के, अबव द कर्व होगा इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। सबमिट कर्व कॉन्वेक्स अपवर्ड शेप की बात कर लें और कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द सबमिट कर्व, क्योंकि ये बेस्ट राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कैलकुलेशंस इसके इजी होते हैं, और यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो इट विल बी द कंफर्टेबल कंडीशन, तो उसके लिए स्क्वायर पैराबोला शेप हम लोग को प्रेफरेबल शेप है। आइडियल शेप की बात करें तो वो होती सर्कुलर, विजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से। सर्कुलर कर्व के केस में रेडियस चेंज होगी नहीं, जब रेडियस नहीं चेंज होगी तो कर्वेचर नहीं चेंज होगा, तो इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर, सर्कुलर कर्व में आपके ड्राइवर की क्या पोजीशन है, बिकॉज एज द रेडियस इज नॉट चेंजिंग सो द कर्वेचर विल नॉट चेंज, तो हर पॉइंट से उसे सेम विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि अगर कर्वेचर कम ज्यादा होगा तो विजिबिलिटी को भी तो अफेक्ट करेगा। तो ऐसी रोड में ऑब्वियसली मूव करना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा जहां पर हर पॉइंट पे सेम विजिबिलिटी मिले। कभी विजिबिलिटी कम हो रही है, कभी विजिबिलिटी ज्यादा हो रही है, दैट इज नॉट डिजायरेबल कंडीशन। तो ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है सर्कुलर शेप में, इसीलिए आपने इसको क्या बोला कि सर दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल शेप। ठीक है, बट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पैराबोला शेप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबमिट कर्व की जो डिजाइनिंग होती है वो बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी क्राइटेरिया या साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ही होती है, क्योंकि सबमिट कर्व के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ज्यादा कुछ खास दिक्कत होती नहीं है। क्यों नहीं होती? देखो, जब व्हीकल सबमिट कर्व के केस में आएगा तो यहां पर पी फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अब ये अकेला फोर्स नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट का जो है दैट इज mg, वो ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा पी के, तो पी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है
जो कि डेवलप हो रहा था इस सबमिट कर्व में मूवमेंट की वजह से, वो बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट नहीं क्रिएट करेगा। इसलिए केवल हम विजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे सबमिट कर्व की डिजाइनिंग करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, जनरली देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द डिस्कंफर्ट ऑन द सबमिट कर्व as the centrifugal force P is acting in the upward direction and the weight of the vehicle is acting in the downward direction। तो P फोर्स अब अकेला नहीं है कि उसको कोई मैनेज करने वाला नहीं है, कोई बैलेंस करने वाला नहीं है जिससे वो हमारे लिए डिस्कंफर्ट क्रिएट कर पाए। ऑल्दो द सेल्फ वेट, जो आपका व्हीकल का वेट है, दैट इज W, वो P फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस कर लेगा। क्लियर है? चलिए, तो अगला डिस्कशन जो आता था कि जो पैराबोलिक इक्वेशन आप पैराबोला शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू nx स्क्वायर अपॉन 2l। सबमिट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सबमिट पॉइंट, तो इसकी पोजीशन हम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सबमिट पॉइंट, जो हायर एलिवेशन का हाईएस्ट पॉइंट है। अब मेन डिस्कशन जो होता था, यहां से हमें 2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है, दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व की लेंथ फाइंड आउट करी थी, अब उसी तरीके से हमें सबमिट कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी। तो सबमिट कर्व की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी आर ओनली यूजिंग वन क्राइटेरिया, दैट इज द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, और कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ये केस 1 है, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। जब मैं बोल रहा हूं साइड डिस्टेंस, तो ये कोई भी साइड डिस्टेंस हो सकती है। इट मे बी SSD, इट मे बी OSD, इट मे बी ISD, इट मे बी HSD। यस, तो क्या बोला गया बेटा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और हर क्लास में मैंने आपको बोला, अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछली बार हम लोगों ने जितने भी बैच किए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, हर बैच में एक चीज आपको जरूर बताई गई है। स्पेशली मैं हमेशा बोलता था कि डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ट्राई टू रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और ये भी मैं बोलता था कि आज नहीं तो कल, याद है किसी ने बैच अटेंड किया है? याद आ रहा है किसी को जिसने पिछले लास्ट ईयर इस बैच को अटेंड किया हो? किसी भी बैच को अटेंड किया होगा अगर आपने रेगुलर बैच को, तो उसमें मैंने क्लियरली हर जगह बोला है कि आज नहीं तो कल गेट में एक ऐसा सवाल बनेगा जहां पर कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा, और तुमने अगर ये रट के रखा है तो नंबर हो जाएंगे निगेटिव। इसलिए इनको मत याद करना, ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, और कैपिटल H और स्मॉल h की जो भी वैल्यू दी गई हो, कैपिटल H और स्मॉल h की जो भी वैल्यू दी गई है, उसके बेसिस पे आप क्या कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। गेट 2024 खेल यही हुआ था, सिंपल लेंथ पूछी गई थी, बट व्हाट दे हैव डन, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SSD के लिए कैपिटल H 1.2 मीटर, स्मॉल h 0.15 मीटर, ISD और OSD के लिए 1.2 मीटर कैपिटल H और स्मॉल h 1.2 मीटर। सवाल में उन दोनों वैल्यू को चेंज कर दिया गया था। याद आ रहा है? तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको वही चीज बता रहा था कि एजम्पशंस, अब बच्चे को पता है सर इस फॉर्मूले से, अरे आ तो जाता है लेकिन कैसे आता है ये भी तो याद रखो। ये वैल्यू जो तुम्हें दिख रही है 9.6 और ये 4.4, ये इनके बेसिस पे आ रहा है। अगर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो भैया कैसे फाइनल आंसर आ जाएगा, और तुमने लगा दिए फॉर्मूले, देखा ही नहीं कैपिटल H क्या है स्मॉल h क्या है, हो गया खेल। तो जस्ट जो अभी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उसका एक जस्ट एक एग्जांपल भी आपको देखने को मिल गया, और ये वैलिड है हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है ये। और हर साल गेट में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर एजम्पशंस को चेंज किया जाएगा, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई करते करते। तो एग्जाम के प्रेशर में हम इतना सोच ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी कुछ खेल हो सकता है। तो एग्जाम वाले दिन तो कुछ नहीं सोचना, सोचना सब अभी है। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही आप इन सब चीजों को क्या करिए, सोचते रहिए, समझते रहिए और अप्लाई करते रहिए, ताकि इन सब चीजें, ये जो खेल है ना, इस खेल को तुम समझ जाओ।
और जब एक बार खेल समझ जाओगे फिर कोई खेल नहीं पाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अगर खेल नहीं समझे तो हर कोई खेल जाएगा। तो ये दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। अगर लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है, अगर लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है, नोटेशन सभी वही है। n is the deviation angle, s is the side distance, maybe SSD, ISD, OSD, HSD. Capital H is the height of the driver's eye level above the road surface. Small h is the height of the object, minimum height of the object. तो h और स्मॉल h की वैल्यू हमें पता है अलग अलग साइड डिस्टेंसेस के लिए। तो यहां से हम लोग लेंथ ऑफ कर्व अगर लेस देन साइड डिस्टेंस है तो इस तरीके से हम लोग वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। अगला डिस्कशन जो आता है बेटा दैट इज रिलेटेड टू द वैली कर्व। तो वैली कर्व में पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो है वो एबव नहीं बिलो द कर्व लाई करेगा। किन किन कंडीशंस में वैली कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है? तो एक निगेटिव ग्रेडियंट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द पॉजिटिव ग्रेडियंट। दोनों ही पॉजिटिव ग्रेडियंट बट कंडीशन बदल गई है। दोनों ही निगेटिव ग्रेडियंट है बट कंडीशन बदल गई, जो पॉइंट ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया था। तो इन केसेस में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व। इन कंडीशंस में वैली कर्व का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। एन इज द डेविएशन एंगल। यहां पर एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द मॉड वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड। एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड, तो इसकी मॉड वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द कैपिटल एन, दैट इज द डेविएशन एंगल। चलिए क्विकली इनके भी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन विल लाई बिलो, कॉनकेव अपवर्ड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड शेप हो गई। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द डिस्कंफर्ट। क्यों प्रॉब्लम होती देखो, अब जब वैली कर्व में कोई व्हीकल आएगा, अरे भैया इस कर्व का सेंटर तो यही होगा ना, तो W तो ऑलरेडी यहां पर एक्ट कर रहा था। अब इस कर्व में मूवमेंट की वजह से P फोर्स जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में W सेल्फ वेट आपके व्हीकल का एक्ट कर ही रहा था। नाउ इन द वर्टिकल इन द वैली कर्व P विल ऑल्सो एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो तुम्हें नहीं लगता अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो और ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जिसकी वजह से वैली कर्व के केस में ये P फोर्स आपको डिस्कंफर्ट क्रिएट करा देता है। तो अब इसको डिजाइन में कंसीडर करना पड़ेगा। क्यूबिक पैराबोला प्रिफर कर लेते हैं, लेकिन आईआरसी ने सजेस्ट कर दिया कि स्क्वायर पैराबोला भी प्रोवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए इन अलग अलग शेप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप ऐसी शेप को प्रेफर करिए जिसको सेट आउट करना आपके लिए इजी हो, जिसके कैलकुलेशंस आपके लिए इजी हो। वी कैन गो फॉर दैट शेप। तो प्रेफरेबल शेप इज द क्यूबिक पैराबोला, बट वी कैन गो फॉर द स्क्वायर पैराबोला ऑल्सो एज द प्रैक्टिकल डिजाइनिंग ऑफ द वैली कर्व। जैसे आपने यहां पर कंसेप्ट अभी हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, तो दीज आर द क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया मेन हमें कंसीडर करने। अब ड्रेनेज और एस्थेटिक अपीयरेंस तो रहेगा ही रहेगा। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग इसकी लेंथ को डिजाइन करते हैं, और कंफर्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो दोनों क्राइटेरिया से जो भी मैक्सिमम लेंथ आएगी दैट वी विल कंसीडर एज द फाइनल लेंथ ऑफ, उसी को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे? फाइनल लेंथ ऑफ वैली कर्व। चलिए भाई पहले क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं, बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, पहली कंडीशन वही है कि लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन HSD है। अगर ग्रेटर देन HSD है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2H प्लस 2S टन अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड डेविएशन एंगल हो गया H, हो गया HSD। स्मॉल h इज द एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट, जो आपके व्हीकल की हेडलाइट है, और एज पर आईआरसी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.75 मीटर। अल्फा इज द डेविएशन, अल्फा इज द बीम एंगल, नॉट डेविएशन एंगल। अल्फा इज द बीम एंगल, और एज पर आईआरसी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग
डायरेक्टली इस फॉर्मूले को मत याद करिएगा, आज नहीं तो कल यहां से भी सवाल बनेगा और सवाल में कैपिटल एच और अल्फा की वैल्यू बदल दी जाएगी, कैपिटल एच और अल्फा की वैल्यू बदल दी जाएगी और तुम ये फॉर्मूला अगर लगाओगे, और यकीन मानो मेरी इस बात का, अगर वो एमसीक्यू सवाल होगा तो इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, ये भी बता रहा हूं मैं आपको, जो कि गलत होगा। अगर ये एच की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू बदल दी गई और आपने इस फॉर्मेट में फॉर्मूले को यूज कर लिया, यू विल गेट द नेगेटिव मार्क फॉर श्योर। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई विल से, ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, वॉट एवर वैल्यू दे विल प्रोवाइड, एच की अल्फा की जो भी जैसी भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और उसके बेसिस पे आंसर निकालेंगे। क्लियर है? ये लेंथ ऑफ वैली कर्व फाइंड आउट करिए आपने, व्हेन द लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, अगर लेस देन हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, तो ये हम लोगों ने लेंथ निकाली बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, लेकिन लेंथ ऑफ द वैली कर्व हमें फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन द टू क्राइटेरिया। अब अगर कंफर्ट क्राइटेरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो लिख ही देता हूं, अंडर रूट NV क्यूब बाई सी, और ये सी में अगर हम सी की वैल्यू 0.6 ले लें और यूनिट चेंज कर दें तो LV जो आ जाएगा 0.38 अंडर रूट NV क्यूब आ जाएगा। यहां पर V मीटर पर सेकेंड में है और यहां पर V kmph में है। कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, अंडर रूट NV क्यूब बाई सी, क्योंकि C की जब आपने वैल्यू 0.6 ली तब ये फॉर्मूला आ रहा है। तो कल को सवाल में C की वैल्यू कुछ और भी दे सकता है, क्योंकि C जर्ग की जो वैल्यू होती है एज पर IRC वो कहां से कहां तक वेरी करती है, 0.5 से लेके C की वैल्यू 0.8 तक वेरी करेगी मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो C वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0.5 टू 0.8। ये फॉर्मेट जो है आपके सामने अवेलेबल, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन द वैल्यू ऑफ C इज 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो अगर कोई वैल्यू में चेंज होगा, वेरिएशन होगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वैलिड फॉर्मूला। तो ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, वॉट एवर वैल्यू दे विल प्रोवाइड। C को आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, 80/75 प्लस V। तो C को फाइंड आउट करने का हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला भी है एज पर IRC। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लेंथ ऑफ वैली कर्व निकाल ली बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, एंड वी हैव आल्सो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एज द फाइनल लेंथ ऑफ द वैली कर्व। ये कंसेप्ट था। अब वही बात है, लेंथ जो सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट जिसको आप वैली पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पैराबोला जो आप बोल रहे थे, उसकी ये क्या होगी, दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट यू कैन यूज। अब इस पे बेस्ड हैं अच्छे खासे सवाल। यहां पर कंसेप्ट पार्ट होता है खत्म, और अब इससे रिलेटेड ये सवाल है, और पूरी उम्मीद है यार मुझे इस मेहनत को तुम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दोगे। ठीक है, ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सभी लोग जो मिलके मेहनत कर रहे हैं फॉर योर रिजल्ट्स, ये मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन सवालों को बहुत ही ईमानदारी से फुल डिटेल के साथ आप ट्राई जरूर करने वाले हैं। क्या बोलते हो? ट्राई जरूर करोगे। आंसर आएगा नहीं आएगा, सही आएगा गलत आएगा, वो सब बात की बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द टुडेज क्लास ऑल्सो। आज की क्लास से भी आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर है? So in this way we have successfully completed the revision of this topic, जो हमारा था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। तो जियोमेट्रिक डिजाइन हम लोगों ने सफलतापूर्वक रिवाइज कर लिया। सवाल आपको ये इसके लास्ट वाले पोर्शन के जो सवाल है उसका डिस्कशन कल हो जाएगा। क्या क्या पढ़ लिया एक बार जल्दी से देख लो। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द रोड्स को रिवाइज कर लिया है। दूसरा,
we have revised the concept of the साइट डिस्टेंसेस. साइट डिस्टेंस में हम लोगों ने SSD, OSD, ISD और HSD ये रिवाइज कर लिया है. और इसके बाद हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड में हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया था? सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सेटबैक डिस्टेंस. दीज आर द टॉपिक दैट वी हैव रिवाइज्ड. और लास्ट में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया वर्टिकल अलाइनमेंट का. 3 टॉपिक थे. एक था ग्रेडियंट, यहां पर ग्रेड कंपनसेशन के बारे में पढ़ा था. सबमिट कर्व की लेंथ को फाइंड आउट किया. एंड हम लोगों ने यहां पर वैली कर्व की लेंथ को भी फाइंड आउट किया. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व. तो इन दिस वे पूरे जितने भी टॉपिक थे एज पर योर गेट के सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड के. अगला क्या सर, व्हाट नेक्स्ट? तो वो भी तो बताना, रिवीजन भी तो करके आओगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो पहला वाला पार्ट है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर आप यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. और दूसरा पार्ट है ट्रैफिक स्टडीज. तो आई थिंक आई हैव एलोकेटेड 4 क्लास फॉर दिस ना, पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको. इसके लिए वी हैव 4 क्लासेस और 3 क्लासेस. आई थिंक 4 क्लासेस आर देयर. तो आई थिंक 4 क्लासेस आर देयर रिलेटेड टू द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. एक बार चेक कर लेना. Whatever will be the there as per the plan, जो आपकी प्लानर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग, जहां तक मुझे याद आ रहा है 4 क्लासेस हैं. यस. तो इन आने वाली 4 क्लासेस में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सभी कंसेप्ट्स को इसी तरीके से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. ठीक है. तो दिस विल बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ द फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. और एक आपका टाइमिंग का इशू था आई थिंक फ्राइडे का. तो वो मेरी बात हो गई है टीम से. फ्राइडे का अपडेट मैं आपको दे दूंगा. या तो क्लास उस दिन हम लोग कैंसिल कर लेंगे, सैटरडे कर लेंगे, कभी आगे पीछे कर लेंगे अगर पॉसिबल हुआ, या तो उसका टाइम चेंज कर लेंगे, एक दिन के लिए कर लेंगे. ठीक है भाई, सभी लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. तो दैट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड. तो जिन भी स्टूडेंट्स को टाइमिंग का इशू था फॉर फ्राइडे वी आर गोइंग टू चेंज, उसको मैं आपको अपडेट करा दूंगा. तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो. और साथ साथ मैं जैसे चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो मैं आपसे क्लास में भी बता दूंगा. ठीक है. और कोई समस्या और कोई परेशानी, एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट, बताओ भाई. तो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. आज की क्लास की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में हाँ या ना. चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ और कुछ नए टॉपिक ट्रैफिक इंजीनियरिंग के. दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग. थैंक यू बेटा. ठीक है, सभी लोग रिवीजन जरूर करके आइएगा और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके आइएगा. थैंक यू एवरीवन.